असहयोग आंदोलन का आज धागा धागा बिहार स्पेशल वाला खोल देंगे। राहुल सांस्कृत्यायन किस क्षेत्र में सक्रिय थे? ये जिस व्यक्ति के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं ये कोई आम व्यक्ति नहीं है साथियों। जब इस व्यक्ति को आप पढ़ेंगे तो आपको स्वयं स्वामी दयानंद सरस्वती टाइप का फील होगा। आपको फील होगा कि ये विवेकानंद टाइप के कोई आदमी तो नहीं है। बस इतना आप समझ लीजिए कि भगवान बुद्ध ने जितनी यात्रा नहीं की उनसे ज्यादा यात्रा इस व्यक्ति ने भारत की नंगी हड़ताल इसी छपरा में हुआ। जो अचानक से विशेष अधिवेशन बुलाने का वजह बिहार हुआ करता था कि ऐसा कौन व्यक्ति था जिसने बिहार में असहयोग आंदोलन का विरोध किया। याद रखिएगा, गांधी जी से पहले असहयोग का प्रस्ताव सबसे पहले यहां पर पारित हुआ और जब इन्होंने असहयोग का प्रस्ताव पारित किया तब जो है दिल्ली में बैठे लोगों को मिर्ची लगी। बिहार के अंदर में कौन व्यक्ति था जिसने प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन का विरोध करने का नेतृत्व लिया था। पढ़ाने का जुनून और छात्रों की उम्मीदों का ख्याल सर को मौसम से परे बना दिया। मेरे भाई बस मोहब्बत जिंदाबाद रखिए, बाकी तो कलेजा निकाल के आपके लिए दे देंगे। नमस्ते नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म शशि शरण सर ऑफिशियल पर। साथियों, एक नए चैनल पर मुलाकात हो रही है, एक नए ऊर्जा के साथ। चैनल का नाम है शशि शरण सर। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन बना लीजिए क्योंकि नया पता है ये। कह रहा है कि 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान राहुल सांस्कृत्यायन किस क्षेत्र में सक्रिय थे? क्या वो छपरा में थे, दिल्ली में थे, लखनऊ में थे? उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यहां पर हम बातचीत करेंगे असहयोग आंदोलन के बिहार में साथियों क्या हुआ था, इन पूरे मामलों की बातचीत करेंगे। पहले तो प्रश्न का सही उत्तर ले लेते हैं और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा छपरा साथियों। प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो छपरा होगा। असहयोग आंदोलन के बारे में हमने डिटेल में आपको पढ़ा रखा है, लेकिन हम असहयोग आंदोलन की बातचीत यहां पर उतना ना करके हम लोग बिहार विशेष की बातचीत करेंगे। लेकिन खैर, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया एक आंदोलन था, ऐसा आपको बताया जाता है और हमने पढ़ाया भी है। लेकिन साथियों, जब बात आती है कि महात्मा गांधी ने इस आंदोलन के लिए तिथि निर्धारित करी थी, वो तिथि थी 1 अगस्त 1920 को साथियों, 1 अगस्त 1920 को। लेकिन एग्जाम में आपसे सवाल पूछेगा कि 1 अगस्त 1920 को किसकी मृत्यु हो गई साथियों? तो तिलक की मृत्यु हो गई और उसी तिलक की मृत्यु के बाद इस आंदोलन को थोड़े दिनों तक टाल दिया गया। जब इनको टाला गया तो मैंने आपको क्लास के अंदर में पढ़ाया है कि 2 अधिवेशन हुए साथियों। पहला अधिवेशन जहां पर बिहार स्पेशल का कहानी आता है, जिसे हम कहते हैं विशेष अधिवेशन। विशेष अधिवेशन क्यों बुलाया गया था साथियों? तो आपको याद होगा क्योंकि विशेष अधिवेशन बुलाना पड़ा और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे लाला लाजपत राय। कौन बनाए गए थे? तो लाला लाजपत राय बनाए गए थे। अब सवाल ये उठता है कि जो लाला लाजपत राय अध्यक्ष बनाए गए तो यहां पर क्या हुआ? तो आप भी जानते हैं कि यहां पर अस्थायी रूप से साथियों क्या हुआ? असहयोग का प्रस्ताव साथियों पारित किया गया। असहयोग का प्रस्ताव साथियों क्या किया गया? तो पारित किया गया। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है कि असहयोग का प्रस्ताव अस्थायी रूप से यहां पर पारित किया गया। अब इसका वजह क्या था साथियों? अचानक से विशेष अधिवेशन बुलाने का वजह बिहार हुआ करता था और यहीं से साथियों हम पढ़ेंगे बिहार स्पेशल की कहानी। लेकिन हम पहले बिहार स्पेशल पढ़ें उससे पहले इस व्यक्ति को जानते हैं कि आखिर ये व्यक्ति कौन है। ये जिस व्यक्ति के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं ये कोई आम व्यक्ति नहीं है साथियों। हमने सबसे पहले यहां पे हमें 2 चीजें समझनी है। पहले तो हम राहुल सांस्कृत्यायन के बारे में जानेंगे और दूसरा असहयोग आंदोलन का आज धागा धागा बिहार स्पेशल वाला खोल देंगे। यानी आज पूरा असहयोग आंदोलन हम लोग बिहार विशेष के परिप्रेक्ष्य में जो महत्वपूर्ण है उसको पढ़ेंगे। तो चलिए नया शीट लेते हैं और सबसे पहले हम बातचीत करते हैं जिस व्यक्ति की। उस व्यक्ति का नाम क्या है? तो उस व्यक्ति का नाम है साथियों राहुल सांस्कृत्यायन। अब सवाल ये उठता है कि ये व्यक्ति कहां पे है, कौन है और कैसे हैं? तो सबसे पहले एग्जाम में आपसे पूछेगा कि इनका मूल नाम क्या हुआ करता था। तो इनके बचपन का नाम जरा बताना है तो आप सभी लोग कमेंट करेंगे केदारनाथ पांडे। चूंकि ये बिहार स्पेशल का सवाल है इसलिए थोड़ा डिटेल में देखेंगे। इनका नाम क्या हुआ करता था साथियों? तो इनका नाम हुआ करता था केदारनाथ पांडे। इनका बचपन का या ओरिजिनल नाम हुआ करता था। और बिहार के अंदर में साथियों अगर हम बात करें तो बिहार में इन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान तो इन्होंने आंदोलन का नेतृत्व किया बिहार के जिले छपरा जिला में। देखिए छपरा की एक बात आई है तो मुझे एक चीज याद आ गया अचानक से, नंगी हड़ताल इसी छपरा में हुआ था। इसी छपरा में क्या हुआ था? तो नंगा हड़ताल जिसको कहते हैं या नंगी हड़ताल हुआ करता था। अब सुनिए जरा इस व्यक्ति के बारे में बातचीत करते हैं। जब इस व्यक्ति को आप पढ़ेंगे तो आपको स्वयं स्वामी दयानंद सरस्वती टाइप का फील होगा। आपको फील होगा कि विवेकानंद टाइप के कोई आदमी तो नहीं है। अब इनको जानिए साथियों कि
इनको महापंडित की उपाधि मिली थी। इन्हें महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन कहा जाता था। एग्जाम में एक और प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है और कई बार पूछा भी गया है। आप जानते हैं कि ये वैसे व्यक्ति थे जिन्हें हिंदी के अंदर में जो यात्रा वृतांत लिखा जाता है उसके अंदर में इन्हें जाना जाता है। तो एग्जाम में एक सवाल आता है कि हिंदी यात्रा साहित्य का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, हिंदी यात्रा साहित्य का एक जनक ये भी है साथियों, जनक में माने जाते हैं। हालांकि 2-3 लोग और भी हैं, उनके बारे में आगे की क्लास में बातचीत करेंगे। उसके अलावा जब राहुल सांस्कृत्यायन की बात होती है तो साथियों इनकी विचारधारा की बात होती है। लेकिन जब इन्होंने अपने घर को त्यागा तो घर को त्यागने के बाद भारत में सबसे ज्यादा यात्रा करने वाले विद्वानों में से एक यही व्यक्ति हुआ करते थे। बस इतना आप समझ लीजिए कि भगवान बुद्ध ने जितनी यात्रा नहीं की उनसे ज्यादा यात्रा इस व्यक्ति ने भारत की और अपने इन्होंने यात्रा में जीवन के 45 बरस साथियों, जीवन के 45 इयर्स यानी जीवन के 45 बरस इस व्यक्ति ने अपनी यात्रा में गुजार दिए। सबसे ज्यादा यात्रा करने वाला एक व्यक्तियों में से एक ये माने जाते थे। बाद में ये क्या हो गए साथियों? तो बाद में ये भिक्षु बन गए और बौद्ध भिक्षु के रूप में अपने जीवन को आगे तक पहुंचाया और अंत में जो इस विचारधारा के ये व्यक्ति थे उस विचारधारा का नाम था साथियों मार्क्सवादी विचारधारा। किसके थे ये? तो ये मार्क्सवादी विचारधारा के हुआ करते थे। लेकिन उसी मार्क्सवादी विचारधारा के अंदर में थोड़ी बहुत समाजवाद वाली इनकी थी, इसीलिए मार्क्सवादी समाजवादी विचारधारा के ये फॉलोअर माने जाते हैं। राहुल सांस्कृत्यायन की बात करें साथियों तो छपरा से जब इन्होंने आंदोलन का नेतृत्व किया तो उस टाइम पीरियड में अंग्रेजों ने इनको बहुत दबाने का प्रयास किया। हालांकि अंग्रेजों के खिलाफ लेख लिखने के कारण, अंग्रेजों के खिलाफ मंचों पर कई जगह भाषण देने के कारण इन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया और कई बार ये जेल में भी बंद किए गए। असहयोग आंदोलन के दौरान साथियों ये महात्मा गांधी से काफी प्रेरित हुए और प्रेरित होने के बाद इन्होंने 1919 में जो हमारे अमृतसर के अंदर में जो जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था उसके खिलाफ साथियों इन्होंने आवाज उठाया और आवाज उठाकर अपनी आवाज को बुलंद किया था और असहयोग आंदोलन में ये शामिल हुए थे। अब बात आती है साथियों अगले टॉपिक की, जिस टॉपिक का नाम है असहयोग आंदोलन। तो आइए बातचीत करते हैं असहयोग आंदोलन के बिहार में क्या परिप्रेक्ष्य हैं। पहला परिप्रेक्ष्य बिहार के अंदर में जो आता है साथियों, आप जानते हैं कि असहयोग आंदोलन का एक मुख्य केंद्र के रूप में बिहार स्थापित हुआ करता था। बिहार आप जानते हैं कि असहयोग आंदोलन के केंद्र के रूप में साथियों पटना एक एस्टैब्लिश केंद्र हुआ करता था और असहयोग के केंद्र के रूप में जाना जाता था, या यूं कहें कि बिहार ही असहयोग आंदोलन का केंद्र हुआ करता था। लेकिन बिहार के अंदर में इसकी शुरुआत कब हुई थी साथियों? तो ध्यान रखिएगा, पटना के अंदर में अप्रैल महीने में 3 अप्रैल का डेट याद रखिएगा साथियों। 3 अप्रैल 1920 को साथियों क्या हुआ था? तो पटना के अंदर में एक भाषण हुआ था और जानते हैं पटना के अंदर में इस भाषण को किसने दिया था? तो पटना के अंदर में इस भाषण को दिया था मौलाना मोहम्मद शौकत अली ने। इस भाषण को किसने दिया था? तो मोहम्मद शौकत अली ने इस भाषण को दिया था और इन्होंने इस भाषण के दौरान ये बताया कि अब भारत के अंदर में असहयोग आंदोलन की हम तैयारी कर रहे हैं और हमने असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम तैयार कर लिया है। यहां पर 5 नाम आपको याद करने पड़ेंगे जिन नामों ने इनका समर्थन दिया था। इनका समर्थन देने वाले नेताओं की जब बात आती है साथियों तो समर्थन देने वाले नेताओं में सबसे पहला नाम जयप्रकाश नारायण के ससुर जी बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद का आता है। बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद जो अग्रणी नेताओं में से बिहार के एक माने जाते हैं, उन्होंने मोहम्मद शौकत अली के इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। और ब्रजकिशोर प्रसाद के अलावा एक और बड़ा नाम बिहार का जिसका नाम था धरणीधर प्रसाद। क्या नाम था दोस्तों? धरणीधर प्रसाद हुआ करते थे। उसके अलावा अगर हम बात करें तो बिहार के प्रोमिनेंट नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस दौरान काफी एक्टिव थे और आगे आगे चल के पता चलेगा कि बिहार प्रांतीय कांग्रेस के ये अध्यक्ष भी बनाए गए थे। उसके अलावा शाह मोहम्मद जुबैर हुआ करते थे। इनका भी नाम बिहार स्पेशल में काफी प्रोमिनेंट है, शाह मोहम्मद जुबैर हुआ करते थे। और इस शाह मोहम्मद जुबैर के अलावा एक नाम जिन्हें आपको नहीं भूलना चाहिए और बिहार स्पेशल का एक इंपॉर्टेंट नाम जिन्हें आप मौलाना मजहर उल हक के बारे में समझते हैं, मौलाना मजहर उल हक। अच्छा, एक और मौलाना हुआ करते थे जो बहुत प्रोमिनेंटली इनको सपोर्ट करते थे और उस व्यक्ति का नाम था मौलाना नूरुल हसन। क्या नाम था? मौलाना नूरुल हसन इनका नाम हुआ करता था। तो ये सारे लोग इनके समर्थन में आ गए, तो इन्होंने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव का समर्थन किया था। अब एक बात समझिए, ये बात कब की है? ये बात अप्रैल की है, जबकि महात्मा गांधी अगस्त में इसकी घोषणा करेंगे। लेकिन एग्जाम के अंदर में सवाल पूछा, टीआरई 2 के अंदर में भी सवाल आया, बीपीएससी में भी आया कि ऐसा कौन व्यक्ति था जिसने बिहार में असहयोग आंदोलन का विरोध किया था।
ऐसा कौन व्यक्ति था? तो आपको 3 नाम पता होने चाहिए। 3 ऐसे बड़े नेता, नेता तो बहुत थे, लेकिन 3 ऐसे लोग थे जिन्होंने बिहार में असहयोग आंदोलन का विरोध किया था। तो ये तो समर्थन वाले नेता हो गए। अब बात कर लेते हैं कि बिहार के अंदर में, बिल्कुल जानने का हक है कि बिहार में साथियों असहयोग आंदोलन का विरोध किसने किया था। असहयोग आंदोलन का साथियों विरोध करने में सबसे पहला नाम बिहार के एक सबसे बड़े नेता सच्चिदानंद सिन्हा का हुआ करता था। सच्चिदानंद सिन्हा का हुआ करता था, बिहार का एक सबसे बड़ा नाम। अब सच्चिदानंद सिन्हा जो है काफी प्रोमिनेंट नेता हुआ करते थे, लेकिन सच्चिदानंद सिन्हा के अलावा भी 2-3 लोग और थे जो काफी प्रोमिनेंटली यहां पर काम कर रहे थे, जिसमें दूसरा एक नाम था सरफराज हुसैन खां का। किसका नाम था? सरफराज हुसैन खां का नाम था साथियों। तो सरफराज खान के अलावा एक और नेता हुआ करते थे, और उस नेता का नाम साथियों क्या था? तो उस नेता का नाम हसन इमाम हुआ करता था, हसन इमाम। ये 3 लोग थे जिन्होंने प्रमुखता के साथ इसका विरोध किया था, लेकिन फिर भी ऐसा कोई बहुत झगड़ा नहीं हुआ। कांग्रेस अब दिमाग लगाएगी और सोचेगी कि कांग्रेस बिहार में अपने आप को मजबूत करे। अब कांग्रेस की अगली रणनीति क्या थी कि कांग्रेस बिहार में अपने आप को बिहार में मजबूती चाहती थी, और मजबूत होने का मतलब था कि कांग्रेस अपने साथ ज्यादा से ज्यादा सदस्यों को क्या करना चाहती थी? तो सदस्यों को जोड़ना चाहती थी। ध्यान रखना, एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है जो यहां से पूछता है। एग्जाम में पूछता है कि असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए अपने सदस्यता शुल्क को 1 रुपया से घटाकर 25 पैसे कर दिया गया। 1 रुपए से घटाकर तो 25 पैसे कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कर दिया गया, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग कांग्रेस के साथ क्या कर सके? तो कांग्रेस के साथ जुड़ सके और सदस्यों की संख्या बढ़े। अब ये इनका उद्देश्य ये था कि कांग्रेस के अंदर में ये सदस्यों की संख्या को बढ़ाना चाहते थे। तब तक मुसलमानों के अंदर में बड़ी जागृति हुई, और यहां पर फुलवारी शरीफ में दरगाह शरीफ है, और आप जानते हैं कि इसी फुलवारी शरीफ में साथियों क्या हुआ? तो इसी सदस्यता शुल्क को बढ़ाया। तब तक पटना के फुलवारी शरीफ, ये एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, बहुत लोग गलती करते हैं। बिहार में एग्जाम में सवाल पूछता है कि बिहार के अंदर में सबसे पहली बार असहयोग का प्रस्ताव बिहार में कहां पारित हुआ? तो इसी फुलवारी शरीफ में जुलाई के अंदर में साथियों। किस महीने में? तो जुलाई 1920 के अंदर में जो फुलवारी शरीफ में खलीफा हुआ करते थे, जिनको खलीफा का पदवी था, उसी खलीफा ने असहयोग का प्रस्ताव पारित किया। याद रखिएगा, गांधी जी से पहले असहयोग का प्रस्ताव सबसे पहले यहां पर पारित हुआ। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पारित करेंगे, और इसी व्यक्ति ने फुलवारी शरीफ में खलीफा जो वहां फुलवारी शरीफ के हुआ करते थे, उन्होंने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव क्या कर दिया? तो पारित कर दिया। जब ये असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जुलाई में पारित हुआ, तो जुलाई के बाद कौन सा महीना आएगा? अगस्त का महीना आएगा। तो अगस्त के अंदर में साथियों 28 अगस्त से लेकर 30 अगस्त 1920 तक क्या हुआ साथियों? तो बिहार प्रांतीय कांग्रेस की बैठक हुई। भारत लेवल पर कांग्रेस है, वैसे ही बिहार प्रांतीय कांग्रेस का गठन हुआ था 1908 के अंदर में, मद्रास वाले अधिवेशन में इसको अप्रूवल मिला था, और यह भी हर वर्ष अधिवेशन करता था। तो एग्जाम में पूछा टीआरई 3 के अंदर में कि 12वां अधिवेशन कहां हुआ था? तो साथियों बिहार प्रांतीय कांग्रेस का 12वां अधिवेशन का स्थान हुआ करता था भागलपुर, और एग्जाम में पूछा कि इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए। ये तीनों क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा है टीआरई 1 में, 2 में, 3 में। तो बिहार प्रांतीय कांग्रेस का 12वां अधिवेशन था कौन सा? तो 1920 का अधिवेशन। ये जो बिहार प्रांतीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हो रहा है, ये अधिवेशन जो 28 से 30 अगस्त को हो रहा है, ये 12वां अधिवेशन था। इसका स्थान भागलपुर था। एग्जाम में सवाल पूछा कि इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो इसके अध्यक्ष बनाए गए साथियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अध्यक्ष कौन बने? तो अध्यक्ष बने साथियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और भागलपुर की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि अभी तक महात्मा गांधी 1 अगस्त को शुरू करने वाले थे, लेकिन उसे स्थगित कर दिया गया है। वैसी परिस्थिति के अंदर में असहयोग का प्रस्ताव हम पारित करेंगे। और इस बैठक के अंदर में साथियों पहली बात ध्यान रखना कि असहयोग का, एग्जाम में पूछेगा कि बिहार के अंदर में असहयोग का प्रस्ताव किसने पेश किया? तो असहयोग का प्रस्ताव साथियों धरणीधर प्रसाद ने पेश किया। किसने पेश किया? तो असहयोग का प्रस्ताव जो है धरणीधर प्रसाद ने पेश किया। इसके बाद इस असहयोग को बाबू ब्रजकिशोर ने समर्थन दिया, बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद ने समर्थन दिया। लेकिन अनुमोदन में 4 लोगों का नाम आता है। पढ़ाने का जुनून और छात्रों की उम्मीदों का ख्याल सर को मौसम से परे बना दिया है। मेरे भाई बस मोहब्बत जिंदाबाद रखिए, बाकी तो कलेजा निकाल के आपके लिए दे देंगे। और इंतजार करिएगा, ऑफिसर्स एकेडमी एक इतनी बड़ी घोषणा करेगी, वो शायद इतिहास बदल जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए,
तो अब यहां पर असहयोग का प्रस्ताव, सभी लोग जरा कमेंट करिए तो धरणीधर प्रसाद का नाम। लेकिन जब इन्होंने प्रस्ताव पेश किया तो होता है ना अनुमोदन करना या समर्थन करना, तो इसके अनुमोदन के रूप में 4 लोगों का नाम आपको याद, किसने अनुमोदन किया? तो अनुमोदन में जो सबसे पहला, शाह मोहम्मद जुबैर का नाम। शाह मोहम्मद जुबैर कहां? तो मुंगेर के अंदर में शाह मोहम्मद जुबैर का नाम, ध्यान रखिएगा। अच्छा, आप लोगों को पता है ना कि ऑफिसर्स एकेडमी ने आज टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दिया है, तो आप टेस्ट सीरीज अगर अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं तो आप टेस्ट सीरीज हमारा ऑनलाइन में ज्वाइन कर सकते हैं। और ऑफलाइन में भी मुसल्लमपुर हाट में ब्रांच नया खुला है ऑफिसर एकेडमी का, जहां पीआरटी का नया बैच अभी आ रहा है ऑफलाइन के अंदर में। उसके बाद ऑनलाइन के अंदर में भी नए बैचेस की घोषणा बहुत जल्द हो जाएगी। टेस्ट सीरीज आज लॉन्च कर दिया गया है, तो आप टेस्ट सीरीज जाके द ऑफिसर्स एकेडमी के ऐप पर डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज को शुरू कर सकते हैं। मंडे से ये टेस्ट शुरू हो जाएगा, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछता है कि शाह मोहम्मद जुबैर कहां के थे, तो सभी लोग कमेंट करेंगे मुंगेर। याद है ना, मुंगेर में गोली मार दिया गया था, और मुंगेर में एक साथ कितने लोगों को गोली मारा गया था, जरा कमेंट में बताइए। तो दूसरा, मोतिहारी के अंदर में उनका नाम था गौरव प्रसाद। गौरव प्रसाद कहां के साथियों? तो गौरव प्रसाद मोतिहारी के हुआ करते थे, मोतिहारी के। इन्होंने भी वहां पर अनुमोदन किया था, जबकि पटना से गुलाम, याद होगा ना, गुलाम इमाम हुआ करते थे पटना से, और पटना से साथियों इन्होंने क्या किया? तो इस आंदोलन का समर्थन किया, अनुमोदन किया। और जब इन्होंने इस आंदोलन का अनुमोदन किया, उसके बाद गांधी जी के द्वारा जितने भी कार्यक्रम असहयोग के बताए गए थे, उस असहयोग के आंदोलन के दौरान इस सारे कार्यक्रमों को फलित किया गया। उसके अलावा एक समिति बनाई गई थी जिसका नाम था अखिल भारतीय कांग्रेस की तरफ से एक बिहार राज्य के अंदर में समिति बनाई गई थी, जिस समिति के अंदर में ब्रजकिशोर प्रसाद ने भागलपुर के अधिवेशन के दौरान सर्वसम्मति से स्वराज और असहयोग का प्रस्ताव जो है पारित किया था। और इसके बाद जब यहां पर पहली बार इसी में जब क्या होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने असहयोग का प्रस्ताव क्या कर दिया? पारित कर दिया। और जब इन्होंने असहयोग का प्रस्ताव पारित किया, तब जो है दिल्ली में बैठे लोगों को मिर्ची लगी, और तब जाकर आनन फानन में लाला लाजपत राय, आपको याद होगा लाला लाजपत राय ने क्या किया? तो लाला लाजपत राय ने असहयोग का प्रस्ताव पारित किया। अच्छा, इसी आंदोलन के दौरान मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। महात्मा गांधी ने यहां पर एक घोषणा की थी, एग्जाम में पूछता है कि गांधी ने किस आंदोलन के दौरान एक नारा दिया था, और वो नारा था एक वर्ष के भीतर स्वराज। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि एक वर्ष के भीतर स्वराज का नारा, जरा कमेंट करना किस आंदोलन के दौरान? तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान जो है क्या किया था। अच्छा, अब आप जानते हैं, एक बात बताऊं, नीतीश कुमार जी ने बिहार में क्या कर दिया? शराबबंदी कर दी, एक अच्छा कदम है। लेकिन जानते हैं महात्मा गांधी ने पहली बार इसी आंदोलन के दौरान शराबबंदी की घोषणा की थी। इसी टाइम पीरियड में महात्मा गांधी बिहार आए थे। महात्मा गांधी साथियों दिसंबर 1920 में बिहार आए, और जानते हैं जब ये बिहार आए तो भागलपुर गए, और भागलपुर में जाने के साथ, अच्छा ये अकेले भी आए थे, इनके साथ मौलाना अबुल कलाम आजाद हुआ करते थे, इनके साथ मौलाना शौकत अली हुआ करते थे, ये सारे लोग हुआ करते थे। और जब भागलपुर गए साथियों, इसी भागलपुर के अंदर में उन्होंने नीतीश कुमार जी को ज्ञान दे दिया, और इसी भागलपुर के अंदर में पहली बार पूर्णतः शराबबंदी लागू करवाई, और बिहार के अंदर में पहली बार ये जो शराबबंदी आंदोलन है यहीं पर लागू हुआ। गांधी जब यहां पे आए थे तो आपको पता है कि महात्मा गांधी ने जो वो स्कूल है बिहार विद्यापीठ, जिसे राष्ट्रीय महाविद्यालय कहते हैं, बिहार विद्यापीठ का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया 1921 के अंदर में महात्मा गांधी ने। मौलाना मजरूल हक उसके चांसलर यानी कुलाधिपति बनाए गए, उसके कुलपति बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद बनाए गए थे, और उसके बाद उसके प्रिंसिपल जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 3 सवाल आते हैं, वो तीनों बता देना चाहता हूं, जरा बताना मुझे। 3 सवाल आते हैं। सबसे पहले पूछता है बिहार विद्यापीठ, क्योंकि इसी टाइम पीरियड का है, समझ लीजिए। देखिए, जब विद्यापीठों की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि असहयोग के दौरान जब हमने अंग्रेजों के स्कूल कॉलेज का बहिष्कार किया, तो भारत में कुल कितने विद्यापीठ खुले? जरा सभी लोग कमेंट करना, तो कितने विद्यापीठ खुले? तो कुल विद्यापीठों की संख्या कितनी थी? 6 विद्यापीठ थे। कौन कौन से विद्यापीठ हैं भाई? तो सबसे पहला जो विद्यापीठ है उसे आप कहते हैं बिहार विद्यापीठ, उसे आप क्या कहते हैं? तो बिहार विद्यापीठ। दूसरा जो है उसे क्या कहते हैं? तो गुजरात विद्यापीठ, उसे आप क्या कहते हैं? गुजरात विद्यापीठ। एग्जाम में पूछेगा कुल कितने विद्यापीठ। तीसरा आपसे पूछता है तो आप कहते हैं काशी विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ। चौथा आपसे पूछता है तो आप कहते हैं महाराष्ट्र विद्यापीठ। आप क्या कहते हैं? महाराष्ट्र विद्यापीठ। अब 5वां जब आपसे पूछता है तो आप कहते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया। 5वां जब आपसे पूछता है तो आप क्या कहते हैं? तो आप कहते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया। और छठा जब आपसे पूछता है तो आप कहते हैं बंगाल कॉलेज।
इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, कई जगह बंगाल कॉलेज मिलेगा, कई जगह विद्यापीठों की संख्या दी गई। मुझे उससे नहीं मतलब है, मुझे सिर्फ एक बात से मतलब है और वो है बिहार विद्यापीठ। मैं बिहार विद्यापीठ, चूंकि ये बिहार स्पेशल वाला पोर्शन है इसलिए बता रहा हूं। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन, इसका उद्घाटन कितने तारीख को हुआ, डेट पूछा जाएगा तो 6 फरवरी 1921 को, 6 फरवरी 1921 को दो चीजों का उद्घाटन हुआ था। एक इंजीनियरिंग कॉलेज वाला मामला था, बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय जिसको कहते हैं, बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन हुआ था, और दूसरा आप कहते हैं बिहार विद्यापीठ। लेकिन यहां पे 3 सवाल आते हैं साथियों। जो पहला सवाल सबसे पूछता है कि कुलाधिपति किसको बनाया गया। एग्जाम में आपसे पूछेगा दोस्तों, जरा कमेंट करके बताइए कि कुलाधिपति किसको बनाया गया, तो आप उत्तर लिखेंगे साथियों मौलाना मजहरुल हक। दूसरा आपसे पूछेगा कि कुलपति किसको, देखो एग्जाम में ना गलती हो जाती है, एग्जाम में गलती हो जाती है, बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कुलाधिपति और कुलपति इन दोनों में। तो कुलाधिपति बने मौलाना मजहरुल हक, जबकि कुलपति बने बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद। तीसरा आपसे पूछता है प्रिंसिपल को क्या कहते हैं, इसको प्राचार्य कहते हैं। तो प्राचार्य में तो बिहार का सबसे फेवरेट आदमी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाए। तो ये भी एक बिहार स्पेशल का क्वेश्चन बनता है साथियों। बताने को बहुत है, बताने को यहाँ पर बहुत है। आप भी जानते हैं कि मौलाना मजहरुल हक जो यहाँ पे पटना इंजीनियरिंग कॉलेज छोड़ के उनके एक मित्र हुआ करते थे खैरू मियाँ के मकान में कोचिंग खोलकर छात्रों को पढ़ाना शुरू किया। बाद में वो धीरे धीरे बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का ऑफिस बन गया और बाद में उसी का नाम सदाकत आश्रम कर दिया गया। और उसी सदाकत आश्रम से TRE 3 का क्वेश्चन है कि द मदरलैंड अखबार का संपादन किसने किया, द मदरलैंड अखबार को किसने प्रकाशित किया, तो यही मौलाना मजहरुल हक हुआ करते थे, जिन्होंने सदाकत आश्रम से एक समाचार पत्र छापा जिसका नाम था द मदरलैंड। और द मदरलैंड का काम क्या था, उद्देश्य क्या था, असहयोग आंदोलन के दौरान उसका प्रचार प्रसार करना, हिंदू मुसलमानों को एकत्रित कर संगठित कर एकता के साथ बांधे रखना, और सदाकत आश्रम के अंदर में जितने भी छात्र हुआ करते थे उनको धीरे धीरे चरखा चलाना और स्वयं पर आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे ले जाना। क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास? अच्छा एक बात बताऊं, एक बड़ा मजा आएगा। इसी टाइम पीरियड पर बिहार में ब्रिटेन के जो राजा हुआ करते थे, जिन्हें प्रिंस ऑफ क्या कहते हैं, वेल्स कहते हैं, वो प्रिंस ऑफ वेल्स बिहार आए थे। और बिहार के अंदर में एग्जाम में एक सवाल पूछता है कि बिहार के अंदर में वो कौन व्यक्ति था जिसने प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन का विरोध करने का नेतृत्व लिया था। तो हजारीबाग अधिवेशन हुआ करता था और उसी अधिवेशन में ये तय किया गया था कि जब बिहार आएंगे प्रिंस ऑफ वेल्स तो उनका विरोध करेंगे। और प्रिंस ऑफ वेल्स कब आए थे, तो आपको ही पता होगा कि प्रिंस ऑफ वेल्स 22 दिसंबर को आए थे। तो 22 दिसंबर 1921, सभी लोग ये डेट कमेंट कीजिए, 22 दिसंबर 1921 को वो बिहार आए। और जब बिहार आए तो बिहार आने से पहले इनके विरोध की तैयारी हो चुकी थी, और विरोध की तैयारी हुई थी हजारीबाग के अधिवेशन में। जो बिहार प्रांतीय कांग्रेस का अधिवेशन हजारीबाग में हुआ था, वहां तय हो गया कि हम इनका विरोध करेंगे। मतलब वो नहीं है, सवाल ये पूछता है कि किसने विरोध का नेतृत्व किया था, यानी जो बिहार विद्यार्थी परिषद थी इसका विरोध किसने किया, तो बिहार विद्यार्थी परिषद ने विरोध किया था। बिहार विद्यार्थी परिषद ने इसका विरोध किया। आपसे मतलब वो नहीं है, सवाल ये पूछेगा कि बिहार विद्यार्थी परिषद ने जब इसका विरोध किया, इसका नेतृत्व कौन कर रही थी, यही एग्जाम में आता है। मैं चाहता हूं कि सभी लोग एक नाम लिखें, सरला देवी। मैं चाहता हूं कि सभी लोग एक नाम लिखें, सरला देवी एक नाम लिखें। और यही सरला देवी थी जिन्होंने प्रिंस ऑफ वेल्स का क्या किया था, तो बिहार आने पर विरोध किया था। अच्छा, आप में से कोई भी व्यक्ति ऐसे होंगे जो ऑफिसर्स एकेडमी अपना टेस्ट सीरीज बिहार के गांव-गांव में संचालित कर रहा है। ऑफिसर्स एकेडमी अपना टेस्ट सीरीज क्या कर रहा है, तो बिहार के गांव-गांव में टेस्ट सीरीज चला रहा है। तो अगर आप में से कोई भी ऐसे लोग हों जो अपने इलाके में, जिनकी कोचिंग संस्थान हो जहां पे 100, 200, 500 विद्यार्थी पढ़ते हों और उस गांव में शिक्षक भर्ती का कोचिंग चलता हो, तो उनको बताइए कि ऑफिसर्स एकेडमी 1 साल का फ्रेंचाइजी दे रहा है आपको, और वो हर साल रिन्यूअल होगा। फ्रेंचाइज मॉडल दे रहा है, और ये फ्रेंचाइज जो है मात्र 6,000 रुपये सालाना पर दे रहा है। 1 साल का फीस है, 6,000 रुपये साल में देना है हमको। उसके अलावा हमको 1 रुपया उस फ्रेंचाइजी से नहीं चाहिए। और इस 6,000 रुपये सालाना का मतलब हो गया 500 रुपया महीना।
और 500 रुपया महीना में जो भी कोचिंग वाले हैं, जो कोचिंग चला रहे हैं, वो हमारा ऑफिसर एकेडमी का बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम लोग यहाँ से पटना से जितना टेस्ट हमारे यहाँ होता है पटना में, पीआरटी का, 6 to 8 का, 9 10th का, दरोगा का, बीपीएससी का, बिहार एसएससी का, रेलवे का, जैसे जैसे एग्जाम आएगा सबका टेस्ट सीरीज का पेपर फ्री में आपको देंगे। आप बच्चों का वहाँ टेस्ट लीजिए, आप उनसे फीस लीजिए और आप सारा पैसा उनसे लेके रख लीजिए, लेकिन आप उस बच्चों को गुणवत्तापूर्ण टेस्ट सीरीज का पेपर दे दीजिए। अगर आप ऐसे किसी कोचिंग संचालक को जानते होंगे तो उनको ये बताइएगा कि ऑफिसर एकेडमी ने शुरू कर दिया है। और इसके लिए संपर्क करने के लिए, फ्रेंचाइजी लेने के लिए ऑफिसर्स एकेडमी का जो संपर्क करना है, उसका जो मोबाइल नंबर है वो है 73230, ये नंबर याद कर लीजिएगा, 73230177748। तो अगर आप किसी को जानते हैं तो इसका मैं हट जाता हूं, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। इसका नाम है एकलव्य। एकलव्य के नाम से हम लोगों ने फ्रेंचाइजी देना शुरू किया है। अभी तक बिहार में लगभग 70 से ज्यादा सेंटर्स हमने फाइनल कर लिए हैं। धीरे धीरे सभी सेंटर्स पर यह टेस्ट चलने लगेगा। पहले से भी हमारा चल रहा था लेकिन एक्टिव नहीं था। तो कोई भी फ्रेंचाइजी लेना चाहता है तो उनको बता दीजिएगा कि आपके गांव में भी अगर कोई टेस्ट सीरीज चलाना चाहता है, लेकिन कम से कम 50-100 बच्चे उनके पास होने चाहिए ताकि वो टेस्ट चला पाएं। तो आप उनको जरूर बताइएगा, उनको काफी ज्यादा लाभ मिलेगा, उनको काफी ज्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, सीरियस लोग फोन करें। ये 500 रुपए महीने के अंदर में जितना पैसा आएगा टेस्ट सीरीज से, सब उसी टेस्ट सीरीज के मालिक का होगा। हमको 1 रुपया नहीं चाहिए, बस हमको इतना ही चाहिए। हम आपसे ये 500 रुपया महीना उस कोचिंग वाले से इसलिए लेंगे ताकि कोई भी चीज फ्री में देंगे तो उसका कीमत और कद्र नहीं होता है। ठीक है, तो 1000 रुपये 1 साल का लगेगा, 6000 रुपये प्लस इस पर 18% जीएसटी लगेगा। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और वो हमारा टेस्ट सीरीज चला सकते हैं और हम उनको बहुत मदद भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को हम कहीं बता रहे थे, कुछ बता रहे थे, वहां पे बीच में रुक गए। बिहार परिषद का नेतृत्व जो है सरला देवी कर रही थी। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, यहां पर एक दल बनाया गया था जिसका नाम था बिहार कौमी सेवक दल। सर, महाराष्ट्र विद्यापीठ का पूरा नाम क्या था? महाराष्ट्र विद्यापीठ का पूरा नाम, महाराष्ट्र विद्यापीठ लिख दिया है, इसके आगे तिलक लगा लो। क्या लगा लोगे? महाराष्ट्र विद्यापीठ का पूरा नाम क्या था? तो महाराष्ट्र विद्यापीठ बेसिकली बाल गंगाधर तिलक के सम्मान में दिया गया था, इसलिए इसका नाम था तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ। हो गया, दिल को तसल्ली मिल गई।